तो भैया मैं अंकित पाटीदार माय कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आपके पास हम लोग का जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो चैप्टर है वो खाद है। अब खाद जो चैप्टर है इसका फसलों के जीवन में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि फसलें इससे पोषक तत्व लेती हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करती है, जिससे कि कृषक को उपज पैदा होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। खाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना? तो खाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द खाद्य से हुई है। ठीक है, और खाद्य जो है ध्यान रखना है, खाद्य शब्द का मतलब होता है भोजन से। किससे होता है? भोजन से। भोजन से मतलब होता है। क्लियर? क्वेश्चन है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा मतलब सामान्यतः मतलब औसत मात्रा है ना, कि सारे पशुओं के जो खाद होते हैं सारों की औसत मात्रा निकाले तो गोबर की खाद में कितनी होगी। क्लियर? तो वो यहाँ पर ध्यान रहे वो होगी 0.5% है ना। तो गोबर की खाद कितनी होती है? 0.5% यहाँ पर इसकी औसत मात्रा होती है। क्लियर है कि भाई नाडेप कंपोस्ट विधि कहाँ विकसित की गई। अब नाडेप क्या है ना, तो नाडेप की अपन बात करें तो नाडेप विधि जो है महाराष्ट्र के किसान, ठीक है, कहाँ के? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का जो है एक किसान जिनका नाम है श्री नारायण देवराव पंडरी पांडे, ये इनका नाम है। इस किसान ने इस विधि को विकसित किया, इसीलिए नाडेप विधि जो है इनके नाम से ही लेकर के बनी है, नाडेप, है ना। इसीलिए इनको कहा जाता है नाडेप काका। किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है श्री नारायण देवराव पांडे को। तो बिल्कुल ध्यान रखना, नाडेप काका कौन है? नारायण देवराव पांडे, पंडरी है ना, पंडरी पांडे। ठीक है, कहाँ पर अब विधि विकसित की गई? तो हमारा आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में विकसित की गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल होती है। अब हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल होती है, ये अपने से पूछ रहा है। हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी होती है? इसके लिए अपन देखते हैं कि हरी खाद में कौन कौन सी फसलें आती है ना। तो हम देखें तो सनई हरी खाद में आती है। ठीक है, जो ऑप्शन में हमारे दी हुई है। ठीक है, फिर कौन आता है सर? सनई के बाद आता है आपका ढेंचा। ठीक है, कौन आता है? ढेंचा आता है। ठीक है, ढेंचे के बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि ग्वार भी आती है, लोबिया भी आता है। ठीक है, नीम भी आता है, नील भी आता है और मूंग भी आता है। ठीक है, तो ऐसी फसलें जिनको अपन यूज़ करते हैं वो तो सब है अपने पास, है ना। लेकिन ध्यान रहे ये सनई सर्वोत्तम होती है। क्या होती है? सर्वोत्तम। मतलब सर्वोत्तम हरी खाद क्या होती है? सनई। अब हरी खाद क्या है उसको देखें, है ना। अपने उत्तर क्या हो गया? सनई। लेकिन यदि सनई ऑप्शन में नहीं दिया हो तो हमको फिर क्या लगाना है? ढेंचा लगा के आना है। हरी खाद क्या होती है? हरी खाद मतलब ग्रीन मैन्योर, है ना। हरी खाद क्या होती है? इसका उद्देश्य क्या होता है? हरी खाद मतलब खेत में बोए गए एक फसल। ठीक है, जैसे हमने खेत में सनई के पौधे लगा दिए। ठीक है, अब सनई हमने खेत में लगा दिए, हम कहते हैं सर्वोत्तम हरी खाद। सनई को लगाने के बाद जब सनई फूल वाली अवस्था में होगी, कैसी अवस्था में होगी? फूल वाली अवस्था में होगी, तब हम इसको भूमि में क्या कर देंगे? दबा देंगे। क्या कर देंगे? दबा देंगे। ठीक है, या भूमि में गाड़ देंगे। ठीक है, दबाने के बाद यहाँ क्या होगा? सूक्ष्म जीव किसका विच्छेदन करेंगे? इन पौधों का। ठीक है, तो ये पौधे सड़ गल कर, ठीक है, क्या देंगे? कार्बनिक पदार्थ। किसको देंगे? मृदा को देंगे। और हमारा उद्देश्य भी तो यही था कि हरी खाद मतलब हम क्या उपलब्ध कराना चाहते हैं? खेत में
कार्बनिक पदार्थ को उपलब्ध कराना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने खेत में हरी खाद का उपयोग किया। ठीक है, तो हरी खाद क्या होती है, खेत में जब हम बोए गए, जिस सने को बो दिया, बोने के बाद इसको क्या करेंगे, फूल वाली अवस्था आने पर मिट्टी में दबा देंगे। मिट्टी में दबाने पर क्या होगा भाई साहब, तो मिट्टी में जब हमारे द्वारा इसको दबा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जीवाणु क्या करेंगे, इनका पौधों का विच्छेदन करेंगे और फिर पौधे सड़गल जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, मिट्टी में इनके माध्यम से हम क्या उपलब्ध कराना चाहते हैं, कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ। ठीक है, चाहे क्या हो, भूमि की ओरा शक्ति क्या रहे, अच्छी बनी रहे, इसलिए हम हरी खाद या ग्रीन मैन्योर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से समझना है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये क्या है कि पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम गोबर या विष्टा होता है। क्लियर। अब चूंकि हमारे पास यदि हमको पता हो किसके गोबर में है ना, किसका निर्धारण करेंगे, गोबर। अब गोबर का निर्धारण करने के लिए गोबर देखेंगे और गोबर में किसको देखेंगे भाई, पोषक तत्वों की मात्रा। जिस इन चारों में से जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा जिस गोबर में ज़्यादा होगी जिसके, उसको अपन बोलेंगे कि ये गोबर अच्छा होता है, क्योंकि पोषक तत्वों की दृष्टि से हमको पता लगाना है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। क्लियर। सबसे पहले हम देखेंगे कि गाय है ना, तो गाय, ठीक है, उसके बाद कौन आता है भाई, भैंस। ठीक है, फिर आता है आपका गाय आ गई, ठीक है, भैंस आ गया। ठीक है, तीसरा आता है आपका घोड़ा। कौन आता है, घोड़ा। ठीक है, घोड़े के बाद कौन आएगा, भेड़। ठीक है, भेड़ के बाद अपन देखेंगे यहाँ पर आएगा आपका सुअर। ठीक है, और सुअर के बाद आपका इधर आने वाला है सर, वो आने वाला है मुर्गी या कुक्कुट, है ना। अब ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर गोबर की मात्रा के साथ साथ हम पोषक तत्व देखेंगे, और पोषक तत्व कौन, तीन। एक तो हम देखेंगे भी मात्रा किलोग्राम में है ना, प्रतिदिन, और फिर उसके बाद देखेंगे अपन N2 नाइट्रोजन, फिर क्या देखेंगे P2O5, फिर देखेंगे आपका K2O। ठीक है, तो इनका जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, ये अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर क्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, गाय में गोबर कितना पाया जाता है प्रतिदिन, कितना मिलता है गाय से, वो मिलता है 23.6 kg। कितना मिलता है, 23.6 किलोग्राम। भैंस से मिलता है 25.3 किलोग्राम। कितना मिलता है, 25.3। ठीक है, उसके बाद घोड़े से मिलता है 16.1 किलोग्राम। कितना मिलता है, 16.1। फिर भेड़ से मिलता है आपका 1.13 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद सुअर से मिलता है 2.75 किलोग्राम। ठीक है, मुर्गी से मिलता है आपको 0.05 किलोग्राम। ठीक है, ये तो हुई गोबर की मात्रा। किसकी मात्रा, गोबर की मात्रा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर पोषक तत्व। तो गाय में पोषक तत्व पाए जाते हैं 0.30% आपको पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, 0.18% पाया जाता है P2O5 और 0.18% पाया जाता है K2O। उसी प्रकार भैंस के जो ये गोबर है इसमें 0.26% नाइट्रोजन, 0.18% क्या है P2O5 और 0.17% क्या होता है भैया आपका K2O होता है। उसी प्रकार घोड़े के जो लीद या गोबर होता है उसमें 0.74% क्या पाया जाता है भैया, नाइट्रोजन, 0.30% क्या पाया जाता है P2O5 और 0.30% क्या पाया जाता है K2O। ये कहानी होती है किसकी, घोड़े की होती है। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं भेड़, है ना। तो भेड़ में जो गोबर पाया जाता है उस गोबर में 0.70% क्या पाया जाता है सर, नाइट्रोजन। ठीक है, 0.51% क्या पाया जाता है P2O5 और 0.29% क्या पाया जाता है आपका K2O। क्या पाया जाता है, K2O। उसके बाद आता है आपका क्या, सुअर। ठीक है, तो सुअर की बात करें तो यहाँ पर 0.5% क्या पाया जाता है नाइट्रोजन, 0.46% क्या पाया जाता है P2O5 और 0.46% और क्या पाया जाता है सर, K2O। ठीक है, तो मुर्गी की बात करें तो मुर्गी की विष्ठा का मामला थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कुछ मामला बड़ा अलग है। 1.46% यहाँ पर पाया जाता है नाइट्रोजन, सभी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा।
ठीक है। यहीं पर P2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है 1.17%। कितना? 1.17%। यहीं पर K2OP ज़्यादा पाया जाता है सबसे 6.62%। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी सर कि यहाँ पर हम देखें तो गोबर किसका कम है? मुर्गी का। लेकिन इस गोबर में पोषक तत्वों की मात्रा सारे ही पशुओं से क्या है? अधिक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है भाई मेरे कि देखो गोबर की मात्रा ध्यान रखना है, सर्वाधिक किससे मिलती है? भैंस से मिलती है। एक तो ये, ठीक है। दूसरा, गोबर की सबसे कम मात्रा किससे मिलती है? ये भी याद रखना है, किससे मिलती है? मुर्गी से मिलती है, ठीक है। और हमको पता चल ही गया है, ठीक है। इसको याद के किस तरीके से रखना है, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। 2-4 बार पढ़ना, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 146, 117, 65, मतलब 1.46, 1.17, 0.62। तो इसको ध्यान में रखते हैं हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा डमरू। मतलब पोषक तत्वों की दृष्टि से सर्वोत्तम गोबर जो होती है, विष्ठा होती, किसकी होती है? मुर्गी की होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, बढ़िया शानदार वीडियो